हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, चलो सोना नहीं है, जागना है बेटा। आज आपकी अकाउंट्स की पहली क्लास है। सीए इंटरमीडिएट में आपका पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की तरफ अगर बेटा आप देखें तो थोड़ा प्यार से देखिएगा। सीए इंटरमीडिएट का अकाउंटिंग पेपर नंबर 1 बेटा काफ़ी इजी है। इसमें एज सच कोई बड़ी दिक्कत वाली बातें नहीं हैं। अकाउंटिंग का जो आपका पेपर है वो 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट जो इसका होगा अकाउंट्स की, अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो इस पूरे सिलेबस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसका पार्ट है कि हमारे जो अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स होंगे, ठीक है। और दूसरा इसका पार्ट है अकाउंट्स में हमारे पास क्या होंगे बेटा, एएस। एएस समझते हैं आप? एएस क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें कुछ पढ़ने होंगे। हमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस में नहीं है। उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बांट दिए हैं पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 5 में। पेपर नंबर 5 आपका एडवांस्ड अकाउंटिंग होता है, ठीक है। हमने पढ़ना कैसे, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू करूंगा, सबसे पहले हम उसकी थ्योरी, उसकी जर्नल एंट्रीज, उसके प्रोसीजर पे ध्यान देंगे और फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अकाउंट्स में कोरिलेशन बिटवीन चैप्टर्स इतना नहीं है, समझ में आ रही है? कोरिलेशन नहीं है। एक चैप्टर किया, खत्म किया, दूसरा चैप्टर के उठाया, आपस में दोनों के रिश्तेदारी नहीं होती, समझ रहे हो? ठीक है। जैसे टैक्स में क्या होता है, टैक्स में तो आपको सारे हेड्स पढ़ने हैं, फिर फाइनल चैप्टर आप तभी कर सकते हो जब 5 हेड कर रखे हैं, तो कोरिलेशन है। लेकिन अकाउंट्स में एज सच कोई कोरिलेशन नहीं है बिटवीन चैप्टर्स। आज मैं कोई भी चैप्टर उठा लूं आपकी बुक में से, 10th चैप्टर उठा लूं मैं वो करवा दूंगा, फिर फर्स्ट उठा लूं वो करवा दूंगा, कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। ये हमारे लिए एक तरह से अच्छी बात भी है। अभी हम अकाउंट्स कैसे पढ़ेंगे? हम अकाउंट्स में चैप्टर्स उठाया करेंगे। जैसे आज मैं एक छोटे चैप्टर से शुरुआत करूंगा, छोटा प्यारा क्यूट सा, मेरी तरह बेटा है। ये क्या था? कौन सी बात सच नहीं थी? छोटा प्यारा और क्यूट तो ठीक है बेटा, है? मम्मी कहती है मेरी मैं क्यूट हूं। हाँ चलो, अच्छा मेरी बात सुनो, छोड़ो इस बात को, जाने दो। कि हम जो आज चैप्टर करेंगे बेटा वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो चैप्टर आसान है, छोटा है, लेकिन श्योर शॉर्ट पेपर में आता भी है, ठीक है ना। तो हम आज से ही सीरियस पढ़ाई शुरू कर देंगे अकाउंट्स की। अकाउंट्स का सिलेबस बाकी आपके ग्रुप के सब्जेक्ट्स में काफी कम है रिलेटिवली, क्योंकि पेपर नंबर 5 में लंका लगानी है इन्होंने थोड़ी सी। पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग, पेपर नंबर 5 है एडवांस्ड अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो वो एडवांस्ड है भाई, वहां एडवांस काम करने हैं हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम अपना नॉर्मल पढ़ाई करेंगे। कैसे? 2 चैप्टर करेंगे, 2 एएस करेंगे, मिक्स एंड मैच करते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि सारे चैप्टर्स करें फिर उसके बाद एएस कर रहे हैं, क्योंकि फिर एएस में बोरियत हो जाती है थोड़ी। एएस में लिखने का काम ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेटा एक बात और सुन लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप सिर्फ मेरे नोट्स से पढ़ेंगे, मैं आपको हर चीज लिखवाऊंगा। अकाउंट्स का नोट बेटा, जो रजिस्टर आपने बनाना है अलग से, सुंदर सुशील रजिस्टर, जैसा मैंने पिछली क्लास में कहा था टैक्स की, मैं यहां पे भी कह रहा हूं कि आपको ऐसा रजिस्टर बनाना है इतना सुंदर के पढ़ाई करने के बाद OLX पे बिक जाए, ठीक है ना। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ओके। नोट्स आपके मित्र हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर आज का है इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस क्लेम्स, तो हमारे आज के चैप्टर का नाम क्या है बेटा? इंश्योरेंस क्लेम्स। मैं कोई ये मत समझना कि ये कोई ऐसे चल रहा है हवा में पढ़ा रहे हैं। सीरियस स्टडीज आर स्टार्टिंग, इसको ढंग से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। कॉफी पिएगा कोई? नहीं पिएगा, कोई बात नहीं बेटा। बेटा हाँ बोलेंगे तो ज्यादा बनवानी पड़ेगी,
इतना दूध ही नहीं है बेटा हमारे पास, गरीब लोग। मतलब इसका कहना कोई लॉजिक नहीं बना। मैंने कहा गरीब लोग, कह रहा भैंस पाल लो। ये कौन सी बात हुई? भैंस सस्ती आ रही है। पता कितने की आती है भैंस? 18 30-40 हजार रुपए की भैंस आती है बेटा। वो दूध ना देगी, फिर वो गोबर ही देगी सिर्फ। उसको भी खिलाना पड़ेगा, फिर गोबर देगी। कह रहा भैंस 30-40 हजार में, लाख रुपए की भैंस आती है। हाँ, मैंने भी कौन सा खरीदी है, बट यू शुड नो। अच्छा चलिए, इंश्योरेंस क्लेम की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस, अब इस चैप्टर में बेटा आप लोग एक बात समझ के चलते हैं कि आप इंश्योरेंस करवाते हैं। आप कई तरह की इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी। आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी, ठीक है ना। आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं कि ठुक पिट गई तो ठीक करवा देंगे, है कि नहीं। तो कई तरह की इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। दो पार्टी होती है ना, कौन सी वाली? इंश्योरर और इंश्योर्ड, ठीक है। अब हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में इंश्योरर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना, हमने इंश्योर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू देखना। इंश्योर्ड माने जो कस्टमर है, कस्टमर को नुकसान हुआ है, वो नुकसान का अंदाजा लगाएगा इसके अंदर, बस। इसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बन रही हैं, इसके अंदर लेजर नहीं बनवा रहा हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन की बात चल रही है। समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा सुनो, मान लो यश ने अपने बचपन का सपना पूरा किया। सीए बनने के बाद इसने बिजनेस शुरू किया, पार्वती चप्पल भंडार, ठीक है ना। अपनी वाइफ के नाम पे इसने दुकान खोली है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? इसने अपनी बीवी के नाम पे बिजनेस शुरू किया। बिजनेस का नाम क्या बेटा? पार्वती चप्पल भंडार। ये बड़ा शोरूम है। अच्छा, पार्वती चप्पल भंडार में पार्वती आई, धूप बत्ती कर रही, ठीक है ना। धूप बत्ती करने के बाद मोहतरमा ने ध्यान नहीं दिया, धूप नीचे गिर गई जलती हुई, और पूरे चप्पल भंडार में क्या लग गई? आग। अरे वाह, देखो कितना सडिस्टिक आदमी है, दूसरों के दुख में खुश होता है ये। हाँ, तो पार्वती चप्पल भंडार में आग लग गई बेटा, नुकसान हुआ होगा इसका कि नहीं हुआ होगा ना। अच्छा, लेकिन यश बड़ा प्रिपेयर्ड किस्म का व्यक्ति है, इसने इंश्योरेंस करवा रखी थी अपनी। तो अब इंश्योरेंस वालों को ये कितना क्लेम सबमिट करेगा, ये हमने पढ़ना है। समझ में आ रही है कि पार्वती चप्पल भंडार को आग लगने पे कितना क्लेम मिलना चाहिए, ये हमने पढ़ना है। हम उस क्लेम के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए? हमारी सोच ये होनी चाहिए, आग लगी तो नुकसान कितना हुआ। दिस चैप्टर, अपार्ट फ्रॉम अदर चैप्टर्स, इज नॉट अबाउट अकाउंटिंग एज सच, इट इज अबाउट कैलकुलेशन ऑन एन अदर हैंड। समझ में आ रही है? सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहां पे समझना है, कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं। नंबर 1, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये समझना। अब मैं जो लाइन बोलूंगा, इस लाइन को आप सदा याद रखेंगे। सदा मतलब बेटा जब तक है जान, ठीक है। लाइन क्या है? लाइन है इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? इंडेमनिटी। इसका मतलब समझा सकते हो? बिल्कुल, शाबाश, आप भी सही बता रहे हैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या है कि जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है, वी विल ओनली मेक गुड दैट लॉस। इसका मतलब अर्थात तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है, हम उतनी ही भरपाई करेंगे। तुम्हें कभी भी इंश्योरेंस से फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पार्वती चप्पल भंडार में जब आग लगी तो सारा सामान जल गया, पूरे 600 रुपए का नुकसान हुआ यश को, और इंश्योरेंस वाले इसको 700 रुपए दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही है? इंश्योरेंस वाले कितने देंगे? 600 ही देंगे। क्लियर है? अब एक बात सोचो ना, गाड़ी ठुकती है, अगर कभी किसी ने गाड़ी ठोकी है बेटा, आप में से कई धुरंधर है, जाबाज लोग होंगे जिन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां ठोकी होंगी।
है बेटा, मैंने तो बेटा क्या ही बताऊं, मैंने कितनी ठोकी है गाड़ी, मैं तो बस गिरता पड़ता ही रहता हूं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है इसमें, मैं खुद खरीदता हूं ना। क्या तभी अच्छा, बिल्कुल जमीन से जुड़े हैं। मैंने तो बेटा बहुत मेहनत करके, बहुत पैसे जमा करके एक गाड़ी खरीदी थी सेकेंड हैंड, एस्टीम। एस्टीम याद है, पहले आती थी, लंबी गाड़ी होती थी, मारुति की एस्टीम, और काफ़ी लंबी गाड़ी होती थी बेटा। वो मैंने इतने प्यार से चलाई है ना कि मेरे बाद वो गाड़ी कोई यूज़ नहीं कर पाया। वो गाड़ी कट के स्क्रैप में बिकी है, मैंने ऐसी ठोकी थी बेटा, प्रेम से। उसका जो आगे का बोनट होता ना, उसकी झोपड़ी बना दी थी। चलो छोड़ो। हाँ, तो गाड़ी ठुकती है बेटा, तो गाड़ी ठुकने पे इंश्योरेंस वाले ये तो नहीं कहते चलो पीछे वाला बम्पर ठीक भी है फिर भी बदलवा लो। इंश्योरेंस क्या, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो तो इसके अंदर लिखते हैं इंश्योरेंस contracts are contract of indemnity whereby one party called the insurer undertakes to indemnify the loss suffered by the other party called the insured on the happening of some unforeseen event in consideration of a fixed sum of money called the premium, called the premium। समझ में आ रहा है? इसमें कई सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। इस है हैपनिंग ऑफ सम अनफोर्सीन इवेंट इन कंडीशन ऑफ, हाँ जी एसयूएम वाला होना चाहिए, सही पकड़े हैं, ठीक है। तो ऑफ अ फिक्स सम ऑफ मनी कॉल्ड द प्रीमियम, ये बात समझ में आ रही है। तो एक बात तो सीधी सी कि वो इंश्योरर जो है वो आपको क्यों इंडेमनीफाई कर रहा है? क्योंकि वो उसके बदले में क्या ले रहा है? प्रीमियम। आपसे प्रीमियम लेगा। अच्छा, अगर आपको कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना, वो पैसे अपने पास रखेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि कार की इंश्योरेंस करवाई, सारा साल कार नहीं ठोकी तो इंश्योरेंस वाले के पास गए, दो पैसे वापस कर, मैंने कार ठोकी नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहां पे ये समझना है हमें कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो पार्टी होती है, इंश्योरर, इंश्योर्ड। इंश्योरर जो होता है वो इंश्योर्ड को इंडेमनीफाई करता है कि अगर कोई अनफोर्सीन इवेंट हो गया तो उस पर जो भी तेरे को लॉस होगा वो मैं इंडेमनीफाई करता हूं, उसके बदले में मैं क्या लूंगा? एक फिक्स सम ऑफ मनी, जिसे क्या कहते हैं? प्रीमियम। ये बात समझ में आ रही? चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो। व्हेन लिखो साथ साथ में, डज द लाइबिलिटी
ऑफ इंश्योरर अराइज। इंश्योरर की लाइबिलिटी कब आती है? ठीक है ना, कुछ मिस हैपनिंग होती है। मैं आपको बताऊं, सन 2009 में ना, तुम क्या कर रहे थे? बच्चे थे। सन 2009 में मेरा एक बिजनेस था, ठीक है ना, सन 2009 में बिजनेस था मेरा, और मैंने पेपर प्लेट की फैक्ट्री खोली थी। पेपर प्लेट बेटा समझते हो, जिन प्लेट्स में आप पैटी वैटी खाते हो, वो डोने कटोरी से होते हैं जिसमें गोलगप्पे खाते हो, कहते हो भैया थोड़ा तीखा लगाना है, वो वाली फैक्ट्री थी मेरी। उसका मेन रॉ मटेरियल क्या होता है? पेपर। पेपर ही होता है ना, है ना। अच्छा, पेपर प्लेट की फैक्ट्री, मेन रॉ मटेरियल पेपर। मेरी फैक्ट्री जो थी ना सॉरी, वो जो रोड थी उससे थोड़ा लेवल नीचे थी, मतलब एज इन दरवाजा खोलोगे तो यू हैड टू स्टेप डाउन। समझ में आती है इतनी सी बात? ये मेरी फैक्ट्री। अच्छा, फैक्ट्री में काम कैसे होते हैं बेटा? एवं ही होता है, कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बंदा रखता नहीं है छोटी फैक्ट्रीज में। सारा सामान जमीन पे पड़ा होता है, फिक्स जो हमारा सामान हो गया वो पैक करके बोरियों में पड़ा होता है साइड पे। एक रात, वो काली रात, खूब बारिश आई और उस गली का जो ड्रेन होती है वो क्लॉग हो गई। पूरी गलियों में जैसे पानी नहीं भर जाता गुड़गांव, पता ही बेटा, तुम तो फेमिलियर हो। आधा घंटा बारिश है, ऐसा लगता है स्विमिंग पूल तो यही है। तो वो बारिश आई, वो दरवाजे में से पानी सारा नीचे भरता गया, और जब मैं अगले दिन पहुंचा, फैक्ट्री खोली, पैर नीचे रखा, छपाक इतना पानी भरा हुआ फैक्ट्री में, सारा माल तैर रहा है। आप मानो मेरा करीबन 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया उस बारिश में। तो अब यहां पे समझना है। और एक बात बताऊं, आई हैड इंश्योरेंस बट माई इंश्योरेंस वॉज फायर इंश्योरेंस। समझने वाली बात है कि जो इंश्योरेंस भी होती है वो किसी पर्टिकुलर अनफोर्सीन इवेंट के लिए होती है। अब मेरा जो सामान नष्ट हुआ वो किस वजह से नष्ट हुआ? आग लगने से नहीं, पानी से। इंश्योरेंस वालों को फोन किया, कह रहे सर आपने तो आग के पैसे दिए थे, तो पानी से नष्ट हो गया। सॉरी, हम नहीं दे सकते, हम नहीं देंगे पैसे। समझ में आ रही है? तो यहां पे सवाल क्या कहते हैं कि व्हेन डज द लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरर अराइज? तो इसमें हम जवाब में क्या लिखेंगे? द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर टू इंडेमनीफाई द लॉस suffered by the insured arises only when, या arises only when काट दो, इंग्लिश नहीं बन रही, on the happening of the event for which the policy is taken out। ये बात समझ में आ रही है कि उसी पर्टिकुलर घटना के होने पर इंश्योरर की लाइबिलिटी अराइज होती है जिस घटना के लिए पॉलिसी ली गई थी। क्लियर है? तो मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, पानी से सामान नष्ट हुआ, लेकिन इंश्योरेंस कौन सी थी? फायर। तो इस वजह से अब नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इंश्योरेंस नहीं मिलती। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लिखते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी of the insurer? What is the extent of liability of the insurer? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इंश्योरर आपको किस हद तक पैसे देगा?
जितना नुकसान हो गया। लेकिन अब मेरी बात समझना जरा ध्यान से। अच्छा, मानो कि आप इंश्योरेंस कंपनी हो, ठीक है, मैं इंश्योरेंस लेने आया हूं आपसे। मैं आपके पास आया हूं और मैं कह रहा हूं कि सर, मैम, वॉट एवर द केस में भी, मेरे को अपनी इंश्योरेंस करवानी है स्टॉक की, मेरे को मेरे स्टॉक की फायर इंश्योरेंस करवानी है कि अगर कहीं आग लगे तो आप मुझे मेरे नुकसान को इंडेमनीफाई कर दें। तो मैं आपके पास आया हूं। अब आपका पहला सवाल सोच के क्रिएटिवली बताना क्या होगा मेरे से। मैंने कहा कि मेरा स्टॉक है और उसमें अगर आग लग जाए तो मैं उस नुकसान को इंडेमनीफाई करवाना चाहता हूं। आप मेरे से क्या सवाल पूछेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। सामान क्या है तो चलो ठीक है, लेकिन मुद्दे का सवाल पूछा है आप लोगों ने कि कितना सामान है भाई। समझ में आ रही है? कितना सामान है, कितने की इंश्योरेंस करवानी है, समझ में आ रही है? मैं कहता हूं कि 5 लाख तक का सामान, 5 लाख तक की इंश्योरेंस करवानी है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि मैं अपने गोदाम में 5 लाख से ऊपर सामान नहीं रखूंगा? रख सकता हूं, तुम रोकने थोड़ी आओगे, हैं? अच्छा, अब मेरे सामान में मेरे गोडाउन में 8 लाख का सामान पड़ा, आग लग गई, अब 8 लाख का नुकसान हो गया, क्या तुम 8 लाख दोगे? तुम्हें प्रीमियम कितने के लिए मिला है? 5 के लिए। समझ में आ रही है ना? तो तुम कितने का भुगतान करोगे? 5 का। तो यहां पे अगर हम कहें व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर, तो आपको यह समझना है इंश्योरर कोई अनंत लॉस थोड़ी इंडेमनीफाई कर रहा है, देयर इज अ लिमिट टू इट, ठीक है। तो उसके अंदर क्या जवाब लिखेंगे? लिखो मेरे साथ, लिखो द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर is limited to the amount of loss actually suffered by the insured or the policy amount, जो पॉलिसी अमाउंट होता है ना बेटा, उसको आप एक के ए समझते हैं क्या होता है? अक्का, वाह। ऑल्सो नोन एज, समझ में आ रही है? नहीं समझ में आता तो फुल फॉर्म लिख लें, ऑल्सो नोन एज सम इंश्योर्ड। पॉलिसी अमाउंट का दूसरा नाम क्या होता है? सम इंश्योर्ड। समझ में आ रही है? पॉलिसी अमाउंट का दूसरा नाम सम इंश्योर्ड, विच एवर, एक ही बात है, इज लेस, एक ही बात है, सिनोनिम्स। समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई है? मेरे को नुकसान हुआ 4 लाख का, पॉलिसी ले रखी 5 लाख की, तो मुझे कितना रुपया देंगे इंश्योरेंस वाले? 4, क्योंकि फायदा तो देंगे ही नहीं कभी। जितना नुकसान है उतने की ही भरपाई करेंगे, क्योंकि हमने पहली लाइन क्लास की पहली बार हमने क्या सुनी थी? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दे विल ओनली मेक गुड आर लॉस। समझ में आ रही है? ये लाइन कम से कम मैं 10 बार बोलूंगा आज की क्लास में, रोक सको तो रोक लो, तुम्हें याद करनी है, ठीक है ना? क्या? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंश्योरेंस कंपनी विल ओनली मेक गुड आर लॉस, ठीक है ना? अच्छा, मान लो लॉस 6 लाख का हुआ है, बट इंश्योरेंस 5 लाख की कराई है, फिर 5 लाख। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन यही मैं आपसे एक और कॉन्सेप्ट समझना चाहता हूं, ठीक है ना? यही इसके आगे ही मुझे लिखवाना है कुछ, तो उसके लिए मैं एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है? चलिए, हाँ, बिजनेस करना है भाई, कौन सा करें? चप्पल का? कुछ और? अच्छा दीदी आप ही बता दो, किस चीज का बिजनेस करें?
स्टेशनरी। हाँ, ये पसंद भी आएगा दीदी को। चलिए मान के चलते हैं हमने पिंक स्टेशनरी शॉप खोली है, ठीक है। हमारे पास ए से लेकर जेड स्टेशनरी है, सब कुछ पिंक कलर में, ठीक है। पेन भी पिंक है, ब्लू रखते ही नहीं, ब्लैक रखते ही नहीं बेटा। लेकिन एक बात, आईसीआई का एग्जाम ना ब्लैक पेन से देना है, वो पिंक से मत दे आइयो, ठीक है। हाँ जी, अच्छा सुनो, तो हमने एक पिंक स्टेशनरी शॉप खोली है, ठीक है। अब पिंक स्टेशनरी शॉप खोली है, हमारा गोडाउन है, स्टॉक पड़ा हुआ है काफी ज्यादा। स्टेशनरी आपको पता है भैया बहुत ससेप्टेबल टू फायर है ना, कागज ही होता है मेजरली, तो हमें डर है कहीं आग ना लग जाए तो नुकसान हो जाए, इसलिए हम इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, ठीक है। इंश्योरेंस करवाने जा रहे हैं, तो वहां जाके इंश्योरेंस करवाने गए तो हमने उनसे पूछा प्रीमियम, तो उन्होंने हमसे क्या पूछा, स्टॉक की वैल्यू बताओ। तो हमने कहा कि स्टॉक की वैल्यू हमारे 10 लाख होती है, तो वो कहते हैं प्रीमियम तो इसका जी लेट्स से 45,000 पर ईयर है, उन्होंने ऐसा बता दिया। ओके, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब आपका जो मन है थोड़ा सा ललचा गया, आपने कहा यार 10 लाख रुपए पे इतना ज्यादा प्रीमियम हो रहा है, क्यों ना थोड़ी कम की इंश्योरेंस करवा ली जाए। आपने क्या बोला कि 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस कर दो, चलो ठीक है। और 5 लाख रुपए पे उन्होंने 25,000 रुपए का प्रीमियम आपसे चार्ज किया, लेकिन आपके गोडाउन में कितना माल है, 10 का ही माल है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो अब मान लीजिए ये आपका गोडाउन है, ठीक है। हाँ ये देखो, इसका नाम क्या है, पिंक स्टेशनरी, ठीक है ना, देखो कितना बढ़िया नाम लिखा है हमने। अच्छा, अब पिंक स्टेशनरी पे एक दुखद दिन, बेटा देखो क्या हुआ, आग लग गई नालायकों, लाल रंग की घास होती है, कैसी बातें करते हो। क्या हुआ, पिंक स्टेशनरी पे आग लग गई, ये लाल रंग की लपटें हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो पिंक स्टेशनरी पे आग लग गई, हमने इंश्योरेंस करवा रखी है कि नहीं, करवा रखी है ना, ठीक है ना। कितने की इंश्योरेंस करवा रखी है, कितने की करवानी चाहिए थी, ये बात याद है ना। अच्छा, अब सुनना जरा, लॉस हुआ है, जो लॉस है वो लॉस हुआ है 4 लाख रुपए का। कितने का लॉस हुआ, 4 लाख रुपए का, ठीक है ना। रिया की दुकान है ना, रिया मनी मन खुश है, करी कोई बात नहीं, आग लग गई तो क्या हुआ, 4 लाख का नुकसान हुआ है, 5 लाख रुपए की तो इंश्योरेंस मैंने करवा ही रखी है। तो अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अब ये पूरा एग्जाम्पल आपको मैंने फ्रेम कर दिया। इंश्योरेंस करवानी कितने की चाहिए थी, क्योंकि सामान कितने का पड़ा है, 10, आपने कितने की करवाई, 5, ठीक है ना, आप कंजूस हो। आपने 5 की करवाई, रिया बेटा बनिया नहीं, फिर भी अच्छा, हाँ बनिए मेरे से बड़ी खुंदक खाते होंगे इस क्लास के, वैसे मैंने देखा। ये क्या लॉजिक हुआ, अब इस पे ना मैं, अब वो ज्यादा डिस्क्लोजर हो जाएगा, बट मेरी करंट बनिया है। चलो, ससुराल है हमारा, तो ससुराल को गाली देने का हक पूरा है। है? अच्छा अच्छा, सब नजरे रखते हैं, सब नजरे रखते हैं। और बता दूं, मतलब देखो नजर इतनी तेज है लड़के की, जिंदगी में एक बार आई है होंडा सिटी पे, नहीं तो हर टाइम दूसरी गाड़ी पे आती है, लेकिन इन्होंने देख लिया। चलो सही है, आते हैं वापस टॉपिक पे, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, दोबारा से, अरे सुनो भाई सुनो, दोबारा से सुनो सब लोग, के 10 लाख का माल पड़ा है, 10 लाख की इंश्योरेंस करवानी चाहिए थी, आपने कंजूसियत करके 5 लाख की इंश्योरेंस करवाई, आग लग गई, 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ,
बेटा दिल पे हाथ रख के सवाल का जवाब देना, क्या इंश्योरेंस वाले 4 लाख रुपए की भरपाई कर देंगे? सोचो जरा, करेंगे कि नहीं करेंगे? करनी चाहिए। अच्छा महिका जी एक बात समझिएगा जरा ध्यान से, ठीक है? मान लीजिए महिका के ऊपर ये एग्जांपल ट्रांसफर कर देते हैं। आपका गोडाउन है, उसमें 10 लाख रुपए का माल पड़ा है, आपने मेरे से केवल 5 की इंश्योरेंस करवाई है। दैट मींस यू ट्रांसफर्ड द रिस्क of that 5 lakhs on me, right? And the rest of the 5 lakh का risk is on you. Yes? अब आग लगी तो सिर्फ मेरा वाला सामान जला। आई नो, वो मुझे एक पॉइंट समझाना था, लेकिन मेरा पॉइंट समझो अभी। अरे ऐसे कोई सामान मार्क थोड़ी हो जाता है कि ये वाला इंश्योर्ड है ये वाला नहीं है। आप स्टॉक की इंश्योरेंस करवा रहे हो, स्टॉक तो एवर मूविंग होता है, स्टॉक तो मूव होता रहता है ना, आता रहता है जाता रहता है। आप कॉस्टिंग में एक मटेरियल्स करके चैप्टर पढ़ेंगे, मटेरियल्स चैप्टर में आपको एवरेज स्टॉक ये सब पढ़ाया जाएगा, मैक्सिमम लेवल के इतना स्टॉक होता है, वो स्टॉक के बेसिस पे मैक्सिमम लेवल के बेसिस पे हम इंश्योरेंस करवाते हैं। आप मेरी बात का जवाब दो, 10 लाख का माल था आपके फैक्ट्री में, 10 लाख का माल था, आपने केवल इंश्योरेंस कितने की कराई? 5 की। तो माने 5 का रिस्क तो इंश्योरेंस कंपनी का था, बाकी 5 का रिस्क किस पे था? ओनर पे था ना, वो ओनर पे रिस्क था। अब आग लगी तो उसी माल में लगी जिस माल का रिस्क इंश्योरेंस कंपनी ने लिया था। इंश्योरेंस वाले कहेंगे हम पागल हैं क्या? हैं क्या करें, हम मर जाएं? हैं क्या था वो? साडा कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी थोड़ी है यार। हाँ, तोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता है भाई। मतलब आग लगी तो उसी माल में लगी जिसकी मैंने इंश्योरेंस करी थी। अरे ऐसे कैसे? समझ में आ रही है? तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी पूरे पैसे नहीं देगी, 4 लाख। समझ में आ रही है? वो पूरे 4 लाख नहीं देगी, वो कहेगी देखो दीदी ऐसा है कि ठीक ठीक लगा लो, है ठीक ठीक लगा लो, ये मान के चलेंगे कि जो लॉस हुआ है बराबर हुआ है, आपके वाले में से भी और हमारे वाले में से भी। ठीक है, सबसे पहले दोबारा इस एग्जांपल को रिपीट करेंगे। माल कितने का? 10। आपने इंश्योरेंस कितने की कराई? अंडर इंश्योरेंस। क्या कहते हैं इसे? अंडर इंश्योरेंस। पहले तो ये समझो अंडर इंश्योरेंस क्या होती है। अंडर इंश्योरेंस होती है कि जितने की इंश्योरेंस करवानी चाहिए आपने उससे कम की करवाई है। ये बात समझ में आ रही है? जितने की इंश्योरेंस करवानी चाहिए आपने उससे कम की करवाई है। और अगर आपने ऐसा किया है तो एवरेज क्लॉज लगता है। क्या लगता है? मेरे साथ बोलेंगे, एवरेज क्लॉज। समझ में आ रही? एवरेज क्लॉज लग जाता है। एवरेज क्लॉज बेटा इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है, तभी लगेगा। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। सवाल क्या चल रहा था अभी? सवाल क्या था? व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर। तो आपने कहा कि भैया इंश्योरर की जो लाइबिलिटी है दैट विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ लॉस एक्चुअली सफर्ड और सम अश्योर्ड विच एवर इज लेस। ये बात समझ में आई? आगे लिखते हैं नेक्स्ट लाइन में बेटा, मेरा फेवरेट वर्ड। आपको पता है मेरा फेवरेट वर्ड कौन सा है? हाउएवर। इतना प्यारा शब्द है ना ये, कुछ भी कह के बेटा पूरी कहानी बदल देता है। ठीक है ना? तुम मम्मी पापा से पूछोगे, मम्मी पापा, या मम्मी से पूछ लो जाके गोवा जाऊं दोस्तों के साथ, मम्मी कह रही जा, हाउएवर पहले पापा से पूछ ले। है कि नहीं? हाउएवर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। ये उम्मीदें ऐसे तोड़ता है ना, है ना? तो यहां पे अब हाउएवर लेके आ रहे हैं कि हाउएवर इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, अंडर इंश्योरेंस है क्या? अंडर इंश्योरेंस है क्या? वो लिख लें साथ में ब्रैकेट में। आपको पता है ना अंडर इंश्योरेंस क्या होता है? जितने की इंश्योरेंस करानी चाहिए आपने उससे ज्यादा की कराई है, कम की कराई? कम की कराई है ना, तो पहले अंडर इंश्योरेंस लिखेंगे। इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस कॉमा ब्रैकेट में आई डॉट ई डॉट। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज व्हेन
द एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज ग्रेटर देन द इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब दोबारा से पूरी लाइन पढ़ते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर इज लिमिटेड to that portion of the loss which the insured value bears to the actual value of the property insured if an average clause is included in the insurance policy. If an average clause को अंडरलाइन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे, average clause is included in the insurance policy. समझ में आ रही है? ठीक है बेटा जी। सबसे पहले अब इसके अंदर और डिटेल में जाएंगे। पहली बात मैं आपसे कहता हूं, सुनो, दोबारा से एग्जांपल समझना, सब लोग यहां ध्यान देंगे, ठीक है? सुनो, स्टॉक है 10 लाख का। कितने का? 10। आपने इंश्योरेंस कराई है 5। ओके, अंडर इंश्योरेंस या ओवर इंश्योरेंस? अंडर, कम कराई है। मैं कहता हूं 4 लाख का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 4 लाख। तो अब क्लेम कितने का आएगा? यही सवाल चल रहा है। अब जब मैं आपसे यह सवाल पूछूं, आप मेरे से एक सवाल पूछोगे, एवरेज क्लॉज है पॉलिसी में या नहीं है? अब आप मेरे से क्या सवाल पूछोगे? एवरेज क्लॉज है या नहीं है? अगर एवरेज क्लॉज नहीं है तो सीधे सीधे 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, 5 लाख की पॉलिसी है, विच एवर इज लेस। समझ में आई? यानी कितने की क्लेम मिल जाएगा? 4 लाख। ये बात समझ में आ रही? लेकिन अगर एवरेज क्लॉज है, अगर एवरेज क्लॉज है बेटा, तो अब यहां पे वर्ड्स पे ध्यान देना। एडमिसिबल क्लेम विल बी इक्वल टू नेट लॉस मल्टीप्लाइड बाय सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। क्या मतलब हुआ? एब्सोल्युटली, जो कह रहे थे ना कि 2 लाख ही मिलेगा। आपको कितने की इंश्योरेंस करवानी चाहिए थी? 10 लाख। आपने कितने की करवाई? 5 लाख, है ना? यानी भैया आधा आधा रिस्क बांट लिया हमने। आधा आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, आधा आप खुद बेयर कर रहे हो, ठीक है? और लॉस कितने का हुआ? 4 लाख का। तो भैया अब इंश्योरेंस कंपनी वाले कितना देंगे? 2 लाख। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये जो ऊपर पैराग्राफ लिखवाया मैंने उसे फॉर्मूला फॉर्म में लिख दिया, नथिंग एल्स। ओके, जो पैराग्राफ लिखा था वही फॉर्मूला फॉर्म में लिखा है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एवरेज क्लॉज होना चाहिए। अगर एवरेज क्लॉज नहीं होगा तो फिर सीधे सीधे आप जितना लॉस हुआ है उसे सम इंश्योर्ड से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लेस विल बी योर एडमिसिबल क्लेम। समझ में आ रही है?
क्लियर है? एक एक करके, हाँ। नहीं नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने ली है उसके अंदर क्लॉजेस होते हैं जो आप साइन करते हो। इंश्योरेंस कंपनी ने डाला है या नहीं डाला है, ये सवाल है। हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। आप बताइए अब क्या पूछ रहे हैं? मेरी बात सुन बेटा, मैं तेरी बात समझ गया। बच्चा कह रहा है कि जो स्टॉक है वो कैटेगराइजेबल है, मतलब आइडेंटिफाइबल है, तो हम उसकी इंश्योरेंस करवा देते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने की इंश्योरेंस हुई है। पहली एक बात बताओ, स्टॉक इज अ फिक्स्ड एसेट और अ मूविंग आइटम। आपकी मंशा क्या होती है? स्टॉक आए तो बिक जाए। हम तो ये कहेंगे भाई आए भी ना, पहले ही बिक जाए, यही होता है ना मन में। तो आप किसी मूविंग आइटम की स्पेसिफिक इंश्योरेंस करवाते हो कभी? नहीं ना। स्टॉक की ऐसे इंश्योरेंस नहीं होती जैसे आप बोल रहे हो। फिक्स्ड एसेट्स की होती है कि चलो मेरे पास 2 गाड़ियां हैं तो इसकी एक इंश्योरेंस है, इसकी एक इंश्योरेंस है। समझ में आ रही है? लेकिन स्टॉक मूविंग आइटम होता है ना बेटा, आप उसकी इंश्योरेंस वो वाली नहीं करवा सकते। हम अभी स्टॉक की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो हाँ भी सारे बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? पूछिए जी। हाँ जी। तो बेटा अब सुनो मेरी बात, ये मुझे टैक्स में तो फेस करना ही पड़ता है। एक व्यक्ति होता है जिसे कहते हैं सर्वेयर। क्या कहते हैं? सर्वेयर। सर्वेयर इंश्योरेंस के एजेंट्स होते हैं जो सर्वे करते हैं, और दे आर इंडिपेंडेंट पार्टीज, ठीक है ना? दे आर थर्ड पार्टीज हायर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू सर्वे। सॉरी, बैंक के एम्प्लॉय? नहीं नहीं, मतलब जैसे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना ना आपने, तो बैंक कहां से आ गया अब इसमें? आपने लेट्स से बजाज कैपिटल या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है? आपके आग लग गई, आपने क्लेम किसको सबमिट कराया? इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी अब कैब कौन भेजेगी? सर्वेयर भेजेगी। सर्वेयर इन्वेस्टिगेशन करेगा। समझ में आ रही है? उस इन्वेस्टिगेशन में सर्वेयर को पता चल जाएगा, हम ये मान के चल रहे हैं। अब आप बहुत अव्वल दर्जे के चोर हैं और आप छुपा गए तो बधाई हो, ठीक है? कुछ नहीं होगा, फिर पूरा पूरा क्लेम मिल जाएगा। ओके, ठीक है ना? हाँ, बाय द वे नहीं छुपता बेटा, ठीक है ना? आगे बढ़ सकते हैं। जलने के बाद क्या बचेगा, ये भी ठीक है, वो राख गिनेगा, ठीक है? अच्छा सुनो मेरी बात, यहां तक समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं। पॉलिसीज तो बेटा बहुत तरह की होती हैं। हमने सिलेबस में क्या है और हमने क्या पढ़ना है ये भी देखना, ठीक है? तो हमने जो पढ़नी है वो देख लेते हैं कि टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। लिख लो भैया, लिख लो। ठीक है, हाँ जी। तो बढ़े आगे। तो कितने टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो हमने पढ़नी है, ठीक है? पहली पॉलिसी जो हमने पढ़नी है इज लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, और जो दूसरी पॉलिसी है वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, ठीक है? लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब क्या क्या चीजें हैं ये हमें समझना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है? लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक तो समझ में आता ही है ना, लॉस ऑफ स्टॉक तो ठीक है यार, मैंने इंश्योरेंस करवाई है कि अगर मेरा स्टॉक में नुकसान हो जाएगा तो मेरे को क्लेम मिल जाएगा, ये लॉस ऑफ स्टॉक है।
दैट इज इट, सिंपल। लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है? एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, सोचो कि हाँ, यश ने क्या खोला था बेटा? चप्पल भंडार नहीं, पार्वती चप्पल भंडार। ठीक है, पार्वती बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्या इसने, अब देखो, इसने बात करी है, ये टैटू बनवा रहा है यहां पे पार्वती, और इधर 1 2 3 4 5। कुछ ही बच्चों को पता 1 2 3 4 5 की कहानी। हाँ, चलिए क्लास में फैला देना बेटा। हाँ, तो पार्वती चप्पल भंडार, ठीक है, को इसने एक्सपैंड किया, बड़ा बिजनेसमैन है, इसने साड़ी भी बेचना शुरू कर दिया। तो अब दुकान का नाम है पार्वती चप्पल / साड़ी भंडार, ठीक है। और बेटा उसमें भी आग लग गई, किस्मत माड़ी है इसकी बेचारे की। अच्छा, पार्वती मानती नहीं है, धूप बत्ती जला के गिराती रहती है? अच्छा सुनो, उसमें भी आग लग गई। अब आग लग गई, लेकिन ये इसकी स्पिरिट बेटा बड़ी हाई है, ये कहता है बिजनेस तो करना है। देखो, ये अगले दिन उस जली हुई राख की ढेर में आके बैठ के कह रहा है, और साड़ी मैडम दिखाऊं? इसका बिजनेस नॉर्मल चल पाएगा? इसको बिजनेस को वापस ट्रैक पे लाने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो मान लीजिए शोरूम को अपने इसको क्या कहते हैं वो, रीस्टोर कहेंगे, रिपेयर कहेंगे, रिनोवेट करवाना होगा, स्टॉक लेके आएगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट ये कमा पाता उस पीरियड में, वो अब कमा पाएगा नहीं। तो ये उस लॉस ऑफ प्रॉफिट की भी इंश्योरेंस करवा सकता है, ठीक है। तो अब हम अपने सिलेबस में पेपर नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे? 2 तरह की पॉलिसी पढ़ेंगे। कौन सी? लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। अंदर की बात बताऊं, पढ़ते समय आपको लगेगा लॉस ऑफ स्टॉक आसान है और लॉस ऑफ प्रॉफिट थोड़ा मुश्किल है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन जब आप एक बारी पूरा चैप्टर कर लेंगे, फिर जब आप इसे रिवाइज करने बैठेंगे, आपको रियलाइज होगा कि लॉस ऑफ प्रॉफिट आसान है, लॉस ऑफ स्टॉक थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है ना। तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है, प्लीज डोंट मेक अ जजमेंट टू सून, ठीक है, कि क्या आसान है क्या मुश्किल है। ओके, तो अभी आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, ठीक है। तो आज का हमारी हेडिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। ये जो चैप्टर है, ये छोटा सा बेटा चैप्टर है, मैंने क्या था ना, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा मेरी तरह। 3 क्लास का टारगेट लेके चल रहे हैं, 3 आज की क्लास, 2 और क्लास, ये चैप्टर खल्लास, ठीक है ना। ओके, हाँ, तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी की बात कर रहे हैं। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में हमारा मकसद क्या है, हमने क्या करना है, पहले तो ये देखें। हमने क्लेम निकालने हैं। क्या निकालने हैं? क्लेम, कि कितने का नुकसान हमें हुआ और हमें इंश्योरेंस वाले कितना क्लेम दे देंगे। तो पेपर में क्या किया जाएगा, आपको डेटा दिया जाएगा एक ऐसे व्यक्ति का जिसके यहां क्या है, आग लगी है, और उसने क्या ले रखी है, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। आपसे कहेंगे जरा क्लेम निकाल दो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मेरी बात समझनी है। आप सबने फाउंडेशन में इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ा? इन्वेंट्री चैप्टर में आप सबने पढ़ा है, आई होप याद भी हो, कि इन्वेंट्री के पता लगाने के 2-3 तरह के तरीके होते हैं। एक होता है पीरियोडिक, एक परपेचुअल। याद आ रहा है? पीरियोडिक में आप रेगुलर इंटरवल पे स्टॉक टेकिंग करते हैं, फिजिकल, आप स्टॉक को काउंट करते हैं, और परपेचुअल में आप रिकॉर्ड्स बनाते हैं इन और आउट के। याद आ रहा है? दोनों ही तरीकों में समझने वाली बात यह है कि इन्वेंट्री फाइनेंशियल अकाउंट्स का पार्ट नहीं होती। समझ में आ रही है? इन्वेंट्री की कैलकुलेशन आप सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के उसको ट्रेडिंग में क्रेडिट कर देते हो, बैलेंस शीट में लिख देते हो, लेकिन इन्वेंट्री का अमाउंट फाइंड आउट आपका फाइनेंशियल अकाउंट से तो नहीं होता ना। समझ में आ रही है? तो अगर आज आप सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी आपकी जो इन्वेंट्री है वो आप फिजिकली काउंट करते हैं। एक बात बताओ, तुम्हें पता है किस दिन आग लगनी है?
नहीं, आग लगने वाली थी तो तुमने कहा अरे आग लगने वाली है, इससे पहले आग लगे मैं गिन ही लूं कितना सामान है, इंश्योरेंस वालों को बताना पड़ेगा। ऐसा करोगे? नहीं ना। तो मान लो आपका बिजनेस नॉर्मली चल रहा है, आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है, आग लग गई, राख हो गई, अब वो कितने की थी ये कैसे पता लगाया जाए? समझ में आ रही है मेरा बात? क्लियर हो रहा है कुछ? कि आपके पास सामान है, पड़ा हुआ है, अब वो कितने का सामान था, कौन सा सामान था, उसका क्या प्राइस था, कैसे पता लगाया जाए, ये चीजें अब हमने पढ़नी है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में? टू आइडेंटिफाई, टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। समझ में आ रही है? तो उसको करने के लिए जो स्टेप्स लगेंगे वो स्टेप्स लिखते हैं पहले तो नंबर 1 यहां पे क्या करना है? प्रैक्टिकल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। Practical steps involved in determination of the amount of claim। ठीक है, practical steps involved in determination of the amount of claim। ठीक है जी, अब इसको समझना है हमने, हमें क्लेम कैलकुलेट करना है। ठीक है, 5 स्टेप है हमारे, वो कैसे हैं, क्या है, एक एक करके देखते हैं। ओके, चलिए स्टेप 1, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। पहला स्टेप क्या निकालनी है? जीपी रेशो। ओहो, बहुत मुश्किल है। जीपी रेशो का फॉर्मूला सर याद ही नहीं आ रहा, पढ़ा था कभी? कैसे निकाली जाती है जीपी रेशो? जीपी रेशो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। जीपी रेशो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। चलने देते बेटा, अच्छा गाना था। कौन सा गाना था? क्या? थोड़ा तेज बोलना बेटा। दिल मेरी ना सुने। ओए होए, कट्टी हो आपस में। ये जो निब्बा निब्बी कल्चर चल पड़ा ना ये हमारी यूथ को पता नहीं कहां लेके जाएगा। सही है। दिल मेरी ना सुने। तुम्हारी उम्र में ना हम ये करते थे, पापा मेरी ना सुने पापा की मैं ना सुनो। ये दिल पे आ रखे हैं, हद होगी। और आज क्या तारीख है? आज कौन सा डे है? निब्बा को पता है कौन सा डे है? प्रॉमिस डे है। मैं 14 को कौन सी तन्हाइयों के साथ बैठा होगा है? सर मैं और मेरी तन्हाइयां अक्सर ये बातें किया करती हैं। सही है बेटा, सही है। प्रॉमिस डे। और कौन से डे हैं बचे? अब ये भी बता दे, तेरे को पता ही होगा। अबे झूठ मत बोल, बता दे। है? शर्मा रहा है। अरे बता दे। अच्छा इतना तो बता दे, आज क्या प्रॉमिस करेगा उससे? छोड़ो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? हाँ जी, प्रतिष्ठा। बहुत तगड़ा नाम है आपका।
सुषमा, ठीक है, मेरे को इन दोनों के याद नहीं आ रहे थे, बाकी के तो होपफुली याद है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मेरे को याद है सबके नाम, ऐसी बात नहीं। हाँ याद है, ये कार्तिकेय है ना, देखा, याद है मुझे, ऐसी क्या बात है। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ये समझ में आ गया। अभी ये मत सोचना कि सर जीपी रेशो निकालनी क्यों है, अभी बस ये समझो जीपी रेशो निकालनी कैसे है, ठीक है ना। जीपी रेशो के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीपी रेशो निकालनी है। जीपी रेशो कैसे निकालनी है? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। मेरी बात सुनना, देखो टाइमलाइन बनाता हूं, एक तुम मत बनाना, टाइमलाइन बना रहा हूं। साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 से, कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021 को। हमारा साल बेटा अप्रैल में ही शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर ही करते हैं। क्वेश्चन में अगर कैलेंडर ईयर लिखा हो तो कैलेंडर ईयर मान के चलेंगे, नहीं तो हम बेसिकली कौन सा ईयर मानते हैं? फाइनेंशियल ईयर। खबरदार किसी ने 31 दिसंबर की रात को हैप्पी न्यू ईयर बोला किसी को। अपन का न्यू ईयर कब आता है? 1 अप्रैल। हमारा न्यू ईयर 1 अप्रैल को आएगा, हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे को तब विश करेंगे हम, ठीक है ना। हमारा फाइनेंशियल ईयर है। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, 1 अप्रैल को आप नॉर्मल बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है, पता है आग लगनी है, कोई डेट फिक्स है? नहीं ना। ऐसा हो जाता है कि मान लो 7 सितंबर को, हाँ ये क्या हो गया? आग लग गई, ठीक है ना। अब हमें 7 सितंबर को पता लगाना है कितना स्टॉक था, कितने की आग लगी, कितना क्लेम मिलेगा। तो उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा? स्टेप नंबर 1 क्या है? जीपी रेशो निकालो। तो जीपी रेशो कौन सा पीरियड का निकलना है? वो प्री पीरियड का निकलना है, माने पिछले साल का निकलना है। इस साल का जीपी रेशो कैसे निकाल लोगे? अभी तक समझ में आ रही है? तो ये जो जीपी निकलेगा ये कौन से डेटा से निकलेगा? लास्ट ईयर के डेटा से। ये बात समझ में आ रही है? तो इसके स्टेप 1 में ही कुछ नोट्स बनाने हैं, लिखो जरा। ठीक है, अब ये जीपी रेशो कौन से साल का है? पिछले साल का, ठीक है ना। अब कैसे निकालना है अब आगे देखते हैं, ठीक है। नोट्स बनाने हैं इसके अंदर। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में लिखेंगे द इफेक्ट्स ऑफ एबनॉर्मल items if any should be adjusted. The effects of abnormal items if any should be adjusted. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आप समझिएगा, मैं जीपी निकाल रहा हूं, कौन से पीरियड का निकाल रहा हूं? पिछले पीरियड का। क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूं कि जितना मैंने पिछले साल कमाया था उतना शायद इस साल भी कमा लूं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अब एक बात सोचिएगा, तो मेरे को एक जनरल ट्रेंड निकालना है, मेरे को नॉर्मल ट्रेंड निकालना है। अच्छा लास्ट ईयर क्योंकि कोरोना आ गया था, उस वजह से मेरा काफी नुकसान हुआ था। वो जो कोरोना वाला नुकसान है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? क्या मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो आगे भी कंटिन्यू होगा? नहीं ना। तो मुझे जो जीपी निकालना है वो नॉर्मल वाला निकालना है। तो मुझे उस जीपी को निकालते समय अगर कोई एबनॉर्मल आइटम्स हैं जो मैंने एबनॉर्मल प्राइसेस पे बेचे थे, उन्हें एलिमिनेट करना होगा ताकि जो जीपी मैं कैलकुलेट करूं वो नॉर्मल जीपी हो जो आगे भी प्रोजेक्ट हो सकता हो। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो जीपी मेरे को कौन सा चाहिए? नॉर्मल, ठीक है, जो कंटिन्यू हो। इज दैट क्लियर? अच्छा लास्ट ईयर लॉकडाउन था भाई, हैं, मेरे बिजनेस में मैंने 1000 रुपए का सामान 200 रुपए में बेचा, नुकसान पे बेचा। क्यों? मुझे लिक्विडिटी चाहिए थी और स्टॉक खराब हो रहा था और मार्केट खुली नहीं थी, तो जैसे तैसे करके बेचा। क्या इस साल भी यही होगा? तो अगर इस साल मैं किसी चीज को प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, कैलकुलेट करना चाहता हूं और लास्ट ईयर के डेटा की मदद लेना चाहता हूं,
तो लास्ट ईयर का एक्चुअल डेटा लूं या एबनॉर्मल हटा के लूं? समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या कहा गया कि द इफेक्ट्स ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स इफ एनी शुड बी एडजस्टेड। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सेकंड स्टेप लिखिएगा बेटा। स्टेप 2, कैलकुलेट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक as at the date of fire as at the date of fire। क्या करना है आपने? अब सुनो, वापस आते हैं इस टाइमलाइन पे। एक बात बताओ, आपको इस दिन स्टॉक कितना था वो नहीं पता, लेकिन साल के शुरू पे ओपनिंग स्टॉक कितना था ये पता होगा? पता होगा। साल के शुरू से लेकर आग लगने वाले दिन तक कितनी सेल्स हुई ये पता होगा? पता होगा। साल के शुरू से आपने इस डेट तक कितने की परचेजेस करी ये पता होगा? पता होगा। साल के शुरू से आपने डेट ऑफ फायर तक कितने के डायरेक्ट एक्सपेंसेस करे पता होगा। अच्छा, मैंने जितने आइटम्स आपसे पूछे हैं जरा फोकस करके ना ध्यान देना। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये कौन से पीरियड के? साल की शुरुआत से आग लगने की डेट तक के हैं। ये बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रहा? कौन सी ऐसा फाइनेंशियल फॉर्मेट है जिसमें यह सब आता है? ट्रेडिंग अकाउंट है कि नहीं? अच्छा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम उसमें डेबिट में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट में सेल्स लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? जीपी। अब हमने क्या किया? हमने जीपी तो पहले ही पता लगा लिया, स्टेप नंबर 1 में ही पता लगा लिया। तो अब मेरी बात सुनिएगा, अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं किस पीरियड का बनाएंगे? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर। ओपनिंग स्टॉक पता है लिख देंगे, परचेजेस पता है लिख देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पता है लिख देंगे, जीपी हमने स्टेप 1 में एस्टिमेट कर ही लिया है, सेल्स पता है लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? क्लोजिंग स्टॉक। और वो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कौन से दिन का क्लोजिंग स्टॉक होगा? डेट ऑफ फायर। तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं कि आग लगने वाले दिन कितना स्टॉक था। समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपको लॉजिक समझ में आया? मैंने स्टेप 1 में जीपी क्यों कैलकुलेट किया था, ठीक है ना? तो अब अच्छा एक बात बताओ, और एक बात डिस्कस करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कब बनाया जाता है? साल के एंड में। और क्यों बनाया जाता है? ताकि हम इंटरप्रेट कर सकें अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, राइट? क्या ये साल का एंड है? क्या मैंने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए बनाया? तो यानी ये जो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा ये मेरी फाइनेंशियल बुक्स का पार्ट होगा? नहीं, ये एक रफ अकाउंट होगा, इसलिए इसे ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे, इसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो अब हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर बाय प्रिपेयरिंग अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? पक्की बात? अच्छा, अब यहां पे भी नोट लिखेंगे, द जीपी रेशो शुड बी अप्लाइड टू नॉर्मल सेल्स ओनली and not to abnormal sales। जीपी रेशो किस पे अप्लाई करनी है? नॉर्मल सेल्स पे। हमने पिछले साल का जो जीपी कैलकुलेट किया था उसमें से एबनॉर्मल आइटम एलिमिनेट कर दिए थे ना, तो जीपी तो नॉर्मल निकाला था। अच्छा, इस साल भी हो सकता है? पिछले साल कोरोना आया था, इस साल हो सकता है कोई और बसूड़ी पड़ जाए,
हो सकता है बेटा 2021 में, मेरे को ज्यादा उम्मीदें आ नहीं रही हैं, भगवान करे अच्छा ही निकले साल, लेकिन अगर इस साल और कोई पंगा आ गया, उस वजह से और कोई एबनॉर्मल सेल्स हो गई, तो अब मान लीजिए कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से टिल द डेट ऑफ फायर जो सेल हुई, उसमें से 2 आइटम एबनॉर्मली नुकसान पे बेचे, ठीक है, तो उस सेल पे जीपी नहीं लगाना, फिर उधर भी नॉर्मल और एबनॉर्मल को अलग अलग रखना है। आप तो मुद्दे की बात ये समझ लो, हमेशा नॉर्मल और एबनॉर्मल को क्या करना है, अलग अलग रखना है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मुद्दे की बात ये है। चलो स्टेप नंबर 2 समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2 में पहले तो याद करो हमने निकाला क्या है। ऐसे नहीं करते बेटा, हमने निकाला है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट द डेट ऑफ, क्या निकाला है? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट द डेट ऑफ फायर। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट द डेट ऑफ फायर है, ये क्या है? सुनिएगा जरा ध्यान से। इंश्योरेबल अमाउंट। क्या होता है इंश्योरेबल अमाउंट? जिस अमाउंट की इंश्योरेंस करवानी चाहिए थी, इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट द डेट ऑफ फायर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको कितने की इंश्योरेंस करवानी चाहिए, ये कैसे पता लगेगा? जिस दिन आग लगी उस दिन जितने का सामान था ना, उतने की इंश्योरेंस करवानी चाहिए थी, ठीक है। आपको पता लगता है कि जिस दिन आग लगी उस दिन 10 लाख का सामान पड़ा था, आपने 10 लाख की इंश्योरेंस करवा रखी है, वेरी गुड। 10 लाख का सामान पड़ा था, 12 लाख की इंश्योरेंस करवा रखी है, वेरी गुड। ओवर इंश्योरेंस इज ओके। 10 लाख का सामान था, 8 लाख की इंश्योरेंस करवा रखी है, अंडर इंश्योरेंस एवरेज क्लॉज लग जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर है? अच्छा बेटा, आग लगी है तो जरूरी है सारा सामान ही जलेगा? जरूरी है सारा सामान जल जाएगा? ऐसा नहीं है। ऐसा होगा कि मान लो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है और आग लग गई है, हम देख रहे हैं और ऐसे खड़े हैं, कोई नहीं, अब लग गई तो क्या कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, जा मार्शमेलोस लेके आ, सेकेंगे। इंश्योरेंस वालों ने तो पैसे दे ही देने। आग लगती है तो जरूरी नहीं है सारा सामान जले, कुछ बच भी तो सकता है ना? हमने अभी तक क्या निकाला है? हमने ये निकाला है कि कितने पे आग लगी थी, हमने ये निकाला है जब आग लगी थी तब माल कितना था। अब हम निकालेंगे कितना बच गया। समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सैल्वेज्ड या सेव्ड स्टॉक। ठीक है, बाय द वे इट इज नथिंग दैट वी कैन कैलकुलेट। है कोई फॉर्मूला होगा इसका? ये तो क्वेश्चन में बताया होगा ना, और रियल लाइफ में भी ये ऑब्जर्व करने वाली चीज है, ये कैलकुलेट करने वाली क्या है? समझ में आ रही है? तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में से पता लगाना है कितने का स्टॉक क्या हो गया, सेव हो गया। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या पता लगा कि जब आग लगी तो कितना सामान था। थर्ड स्टेप में क्या पता लगा कि कितना सामान बच गया। तो फोर्थ स्टेप में क्या निकालेंगे? दोनों को माइनस करके क्या मिलेगा? जो जल गया, है कि नहीं? तो स्टेप 4 निकालते हैं, कैलकुलेट ऑफ वैल्यू, सॉरी स्टेप 4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय फायर एज अंडर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत मुश्किल फॉर्मूला है बेटा। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट द डेट ऑफ फायर, ये हमने कहां निकाला था? स्टेप 2 में। इसमें से माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज्ड एंड नॉट handed over to the insurance
कंपनी, ये माइनस कर देंगे और ये अमाउंट निकल आएगा आपका, और ये जो अमाउंट निकल आएगा वो क्या है, स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। ठीक है, स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। क्लियर है, ये समझ में आती है बात है। अच्छा, अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, सुनो। मेरा एक बहुत घनिष्ठ मित्र है, घनिष्ठ समझते हैं, बहुत अच्छा दोस्त है, 10वीं में मेरे साथ पढ़ता था, 10वीं 11वीं 12वीं हमने साथ में पढ़ी है। ऑल्दो 11वीं में उसने साइंस ले ली थी, मैंने कॉमर्स ले ली थी, लेकिन मैथ्स की क्लास हमारी सेम थी। तो अच्छा दोस्त मेरा, बाद में कॉलेज के टाइम पे थोड़ा इधर उधर हो गए, फिर मुश्किल से ही कभी मिलते थे। एक दिन उसका फोन आया, कह रहा भाई मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मैं गुड़गांव में ही हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं भाग के आता हूँ भाई, तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं आता हूँ। एयरटेल बिल्डिंग है ना तो हाईवे पे, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। वो चला रहा था टाटा इंडिगो, इंडिगो पता है? और उसने ठोक के बना दी थी टाटा इंडिका। अच्छा, उसे कुछ हुआ नहीं, ज्यादा कुछ उसे चोट नहीं लगी। पता नहीं किस चमत्कार से जो आगे का डेक होता है ना, जो गाड़ी का जो स्टीरियो होता है, वो उसके सर के पीछे लगा है। मुझे नहीं समझ में आया कैसे यहां चोट लगी है उसके, और वो कैसे लगी है, किस चीज से लगी है, गाड़ी के डेक से, ये समझ नहीं आया। और जब मैं उसकी गाड़ी देख रहा हूं तो अंदर खाना बिखरा हुआ है, और खाना ऐसे नहीं कि कुछ बर्गर खा रहे हैं, कुछ दाल रोटी दही बिखरी हुई है। मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, दिन का समय है, तू पी के तो नहीं चला रहा था, मैं समझता हूं, ये हुआ क्या? तो कह रहा यार खाना खा रहा था। मैंने कहा मतलब ये गाड़ी चलाते हुए 3 कोर्स मील करना जरूरी था, और ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? कह रहा है वो खाना खा रहा था, दही नीचे गिर गई, उठा रहा था। मैंने कहा क्या कर रहा था भाई तू? और फिर आगे देखा, एकदम से बस आ गई, मैंने यहां साइड में मारी तो वो हाईवे और जो स्लिप रोड होती है जो उसके बीच में वो उन्होंने नाली सी डिवाइडर सा बना रखा ना, तो उसमें ठोक के पलटा के भाई साहब उधर ले गए। तो वो कह रहे हमें डिवाइडर में गैप की जरूरत नहीं है, हम गाड़ी ऐसे ही ले जाएंगे। तो गाड़ी 2-3 टर्न खा के बिल्कुल डिक्की, और मतलब आगे से भी ना गाड़ी बिल्कुल ऐसे हो रखी थी, मतलब इंडिका बन गई। आप समझो ना, इंडिगो को इंडिका बना दिया उसने, हैवी ड्राइवर। अच्छा, तो हम गए वहां पे, हमने उसका हालचाल पूछा, उसको अस्पताल ले गए, एक बारी चेकअप वेकअप कराने के, भैया कहीं अंदर से कोई टूटा फूटा ना हो। फिर उसके बाद उनकी गाड़ी को क्रेन से उठवा के उनके घर के बिल्कुल सामने सजा के रखवा दिया, दिल्ली में नारायणा में उनका घर। फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी वालों को कॉल किया गया कि भैया हमारी गाड़ी तो है जी, टोटल हो गई है। इंश्योरेंस वाले कहते हैं हम आके देखते हैं। आके देखें तो आके देखते हैं और कहते हैं सर इसको ठीक मत ही कराओ, ठीक है, जितनी इंश्योर्ड वैल्यू है हम आपको दे देंगे। अब यहां समझना जरा, मजाक की बात नहीं है, सुनना है। तो उन्होंने क्या बोला, जितनी इंश्योर्ड वैल्यू है हम आपको दे देंगे। ये बात समझ में आई? इस कबाड़ का बताओ क्या करना है? डू यू थिंक दैट कबाड़ होल्ड सम वैल्यू? मतलब जो सामान नष्ट हो जाता है उसकी भी कुछ वैल्यू रहती है, बिल्कुल रहती है ना। वो 30-40 हजार की बिक जाएगी वो गाड़ी, लोहा उसमें इतना है कि नहीं? अच्छा, तो आप इसे बेचोगे, कंपनी वालों ने बोला साफ, देखो मान लो मैं एक फिगर एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे फिगर तो याद नहीं है। कंपनी वालों ने बोला 3 लाख की इंश्योरेंस है आपकी, ठीक है, हम आपको अब 3 लाख रुपए देते हैं। अगर आप इसे बेचोगे तो जितने रुपए आपको मिलेंगे वो माइनस करके हम आपको दे देंगे। मतलब 3 लाख की इंश्योरेंस है, मान लो आपने कबाड़ बेच के 30,000 कमाए, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको कितने देंगे? 270। और अगर आप कहते हो नहीं आप ही ले जाओ, तो हम पूरे 3 आपको दे देंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर कोई स्टॉक सैल्वेज हुआ है और हमने उसे उठा के इंश्योरेंस वालों को दे दिया, तो हमें उसके पैसे इंश्योरेंस वाले देंगे। समझ में आ रही है? हमें इंश्योरेंस वाले कौन से सैल्वेज स्टॉक के पैसे नहीं देंगे? जो हमने उन्हें हैंडओवर नहीं किया है। समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पे मैंने क्या लिखा? वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज एंड नॉट हैंडेड ओवर टू द इंश्योरेंस कंपनी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है?
तो वो सैल्वेज वाला स्टॉक माइनस करूंगा और क्या निकल के आएगा, स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। अब सुनना, पता लग गया कि कितने का नुकसान हुआ है। क्या इंश्योरेंस कंपनी उतने का क्लेम दे देगी? दे देगी? सर देखना पड़ेगा कि जो आपने इंश्योरेंस करवाई है वो अंडर इंश्योरेंस है या ओवर इंश्योरेंस है। समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पे देखेंगे जरा ध्यान से, स्टेप 5, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। इसके नीचे 2 एरोज बनाएंगे। पहले एरो के नीचे क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ ओवर इंश्योरेंस, इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। ठीक है ना? एक लिखेंगे इन केस ऑफ ओवर इंश्योरेंस, एक लिखेंगे इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। ठीक है? ओके। अच्छा, इन केस ऑफ ओवर इंश्योरेंस क्या होगा? कोई दिक्कत ही नहीं है यार, आपने तो फालतू इंश्योरेंस करा रखी है। तो यहां पे लिखेंगे एडमिसिबल क्लेम इज इक्वल्स टू सम अश्योर्ड और अमाउंट ऑफ लॉस whichever is less। समझ में आ रही है? और इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस क्या होगा, एवरेज क्लॉज विल अप्लाई। देखो एक बात मैं आपको और बताता हूं, रियल लाइफ में कोई इंश्योरेंस कंपनी इतनी पागल नहीं है कि एवरेज क्लॉज नहीं डालेगी। ठीक है? कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जो एवरेज क्लॉज नहीं डालेगी। अब बात करते हैं बुकिश लाइफ की। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में लिखा है कि एवरेज क्लॉज नहीं है तो आप मानेंगे नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है एवरेज क्लॉज है तो आप मानेंगे है। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा आप मानेंगे है। आप अजम्पशन क्या मानेंगे, है। कभी भी बेटा आपने कोई भी अजम्पशन लेनी हो, आप वो अजम्पशन लेंगे जो आपकी नॉलेज का प्रदर्शन करे, काम बढ़ाए। समझ में आ रही है? काम कम करने वाली अजम्पशन नहीं लेनी है, क्योंकि काम कम करने वाली अजम्पशन पे आप शाणपत्ती दिखाते हो। इंस्टीट्यूट को यह नहीं देखना कि आप कितने शाणे हो, इंस्टीट्यूट को यह देखना कि आपको कितनी नॉलेज है। समझ में आ रही है? तुम्हें लगता है, एक बात बताओ, एवरेज क्लॉज इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? तो एक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, एक अजम्पशन लेने पे आप यह दिखा सकते हो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उस चैप्टर में मैंने पढ़ा है वो उसका यूज ही नहीं है, और एक अजम्पशन है कि वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पढ़ा है उस चैप्टर में उसका यूज है, मैं शो कर सकता हूं। तो कौन सी अजम्पशन लेनी है, जिसमें शो हो। तो आपने क्या अज्यूम करना है, नथिंग इज मेंशन द इंश्योरेंस पॉलिसी कंटेन्स एवरेज क्लॉज। इज दैट क्लियर? और एवरेज क्लॉज में आपको पता है एडमिसिबल क्लेम का फॉर्मूला क्या होता है। एडमिसिबल क्लेम इज इक्वल्स टू नेट लॉस मल्टीप्लाइड बाय सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। आपको पता है ना इंश्योरेबल अमाउंट क्या है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी में, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां पे मेरा थ्योरी का पार्ट ओवर होता है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का। तो एक काम करते हैं, इंस्टीट्यूट की आपकी जो पुस्तक है, स्टडी मटेरियल है, वो निकालता हूं मैं यहां पे। ठीक है, मैंने क्लास से पहले ही खोल रखी थी। यहां पे ये देखो, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा अकाउंट्स में चैप्टर्स में आपस में इंटरलिंक इतना नहीं है, कुछ चैप्टर्स में है। जैसे एक चैप्टर आएगा ब्रांच अकाउंटिंग। हाँ जी, कौन कौन फर्स्ट ईयर में ब्रांच पढ़ के आया हुआ है? पढ़ा हुआ है ब्रांच? आपने भी याद है? थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो ब्रांच में आपको पढ़ाऊंगा काफी अच्छे से। ब्रांच इज अ बिग टॉपिक,
ठीक है ना, लेकिन ब्रांच कर लोगे तो डिपार्टमेंटल लिंक्ड है, साथ में समझ में आएगा। तो मैं आपको डिपार्टमेंटल तभी कराऊंगा जब मैं ब्रांच कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, ब्रांच कराते समय ब्रांच दो तरह की होती है, एक होती है इनलैंड ब्रांचेस यानी डोमेस्टिक, और एक होती है फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांच कराने से पहले मैं AS11 कराऊंगा, AS11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज। तो ये लिंक्ड है थोड़ा बहुत, वो मुझे पता है, वो मैं आपको उसी हिसाब से कराऊंगा, ठीक है। वो मेरे दिमाग में पूरा आपका स्टडी प्लान होता है, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन अभी आज हमने कहां से शुरुआत करी है? चैप्टर नंबर 10। नाम क्या चैप्टर का? इंश्योरेंस क्लेम। समझ में आ रहा है इंश्योरेंस क्लेम? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही बेटा? चलिए, अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि इलस्ट्रेशन हमारे लिए करने के लिए है क्या कोई? तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1। थोड़ा जूम कर दूं बेटा? हाँ, दिख रहा है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain the value of stock as on 31st March 2002। अच्छा, वो कह रहे आग वाग छोड़ो यार, आग नहीं लगी, मुझे ये बताओ कि 31 मार्च 2002 को स्टॉक कितने का था? क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा? क्या हम किसी पर्टिकुलर डेट तक का स्टॉक निकाल सकते हैं? क्या करेंगे? पहले जीपी रेशियो आइडेंटिफाई करेंगे और फिर क्या बना देंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यही तो करते हैं। आग लगने के टाइम पे भी तो यही कर रहे थे ना। इंस्टीट्यूट आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है, कह रहा है बताओ 31 मार्च 2002 को स्टॉक कितना था? स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2001 कितना लिखा है? 28,500। परचेजेस कितनी लिखी है? 1,52,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट होते हैं, 30,000। फिर नीचे देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस 12,100। इनका कोई यूज है? ट्रेडिंग अकाउंट में सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं? नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट नहीं है ना ये। अच्छा, सेल्स। अच्छा, आपको मैंने बार बार स्टेप्स लिखवाते हुए नॉर्मल एबनॉर्मल चिल्लाया कि नहीं चिल्लाया कि एबनॉर्मल वाले आइटम हटाने, है ना? ये बताया ना। अब पढ़ते, कह रहे एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2001, यानी पिछले साल के एंड में जो स्टॉक वैल्यू कर रहे थे, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक, यानी ये कौन से स्टॉक की बात हो रही है? ये 28,500 वाले की। ये बात समझ में आ रही है? हां जी। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2001 अ सम ऑफ 3,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 10,000 rupees। समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा है लेखक? लेखक क्या कहना चाह रहा है बताएं? आशी बताओ। जो हमने 10,000 की ली थी उसको 3,500 में राइट ऑफ करेंगे, लॉस हुआ है। बेटा एक मेरी बात ना ध्यान से सुनो, तुमसे ना बड़ी उम्मीदें हैं, ठीक है? गलत तो नहीं लगा रहा ना? हाँ, तुमसे नहीं है, निराश ना हो। अच्छा सुनो, हमने 10,000 का एक आइटम खरीदा था, उस आइटम को 3,500 रुपए से कम कर दिया, यानी अब वो आइटम स्टॉक में कितने का है? 6,500 का। समझ में आ रही है आशी बेटा कि आपने 10,000 के आइटम पे कितने रुपए राइट ऑफ कर दिए? 3,500। समझ में आ रही है? एक बात बताओ, 10 का आइटम 6.5 में ले आए, क्या नॉर्मल है या एब नॉर्मल है? एब नॉर्मल है ना, ठीक है ना? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9,000। ये बात समझ में आ रही है? आगे पढ़ते हैं। अब इस लाइन का मतलब आप वॉलंटरली मेरे को बता सकते हैं, आप में से कोई भी व्यक्ति लास्ट फुल स्टॉप के बाद जो लाइन लिखी है पढ़ो और मुझे बताओ वॉलंटरली। वॉलंटरली कैसे बताते हैं? हाथ खड़ा करते हैं फिर बताते हैं, ठीक है ना? मैं सिलेक्ट करूंगा कि कौन बच्चा बताना चाह रहा है। हाँ, सुषमा कह रही मैं बताऊंगी। हाँ सुषमा बेटा, सुषमा नाम है ना आपका?
बताओ बेटा, आपका मन कर रहा है, मुझे पता है, मेरे को आवाज आ गई। लास्ट लाइन, बस इतना ही बोला। अच्छा, प्रतिष्ठा, थोड़ा वॉल्यूम अप। शाबाश, इन्होंने जो, बैठ जाओ, मैंने ऐसे कहा था उठने के लिए नहीं, वॉल्यूम ऊपर करने के लिए। मेरे को जब भी जवाब दो आराम से बैठ के दो, ठीक है? मैं क्लास में एंटर भी मारता हूं, कोई ऐसे खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, आप सब मेरे दोस्त हैं यार बेटा, मैं तुम्हारी उम्र का ही तो हूं, जवान बेटा। वजन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, वेट पे नहीं जाना बेटा। हाँ, अरे आई एम ऑल्सो एज मच। कितने साल के हो तुम? मैं 18+ हूं, 18+ समथिंग। पार्वती चप्पल भंडार। हाँ, तो अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रतिष्ठा ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि ये जो 10,000 वाले आइटम को 6.5 पे ले आए, फिर 9 में बेच दिया, इसको छोड़ के बाकी सेल्स पे कितना जीपी है? 20%। ये बात समझ में आ रही है? तो अब मेरी बात सुनिएगा, इसको सॉल्व कैसे करना है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है? 28,500। इसमें से 6,500 हटा देंगे। सर क्यों हटा देंगे? एबनॉर्मल आइटम चाहिए ही नहीं। सर 6,500 क्यों हटाया? क्योंकि उसमें बता रखा है कि जब हमने पिछले साल वैल्यू किया था उस स्टॉक को, तो हमने उसमें से 3,500 राइट ऑफ कर दिए थे। तो यानी वो टोटल कितना पड़ा हुआ था हमारे पास? 6.5। तो हमने उसको यहां से हटा दिया, तो यहां पे क्या आ गया? 23,000। 22। अच्छा सॉरी, हमें एबनॉर्मल आइटम को एलिमिनेट करना है। हम उस आइटम को हटा ही देंगे। हम उसे सेल्स में कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब आप बताओ? सेल में नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें कितने पे बेचना चाहिए था, ठीक है ना? अच्छा, ओपनिंग स्टॉक यहां पे कर दिया। 2 परचेजेस कितने की है? 152 500। फिर 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 30,000। 30,000 हो गया। फिर यहां पे बाय सेल्स कितनी है? 2,49,000। लेकिन इस 249 में 9,000 का सामान वो है जो एबनॉर्मली बिका था, एलिमिनेट कर रहे हैं ना, तो यहां पे 240 आ गया। तो यहां पे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 240 का 20%, 48,000। यहां बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना? 12,500 आ रहा। विश्वास कर रहा हूं आपकी कैलकुलेशन पे। उंगलियां किसकी थी? ये क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, यही अगर क्वेश्चन लॉस ऑफ स्टॉक का होता तो उसमें यह भी बताया होता कि इस दिन कितने सामान बच गया है और कितने की इंश्योरेंस करवा रखी है, तो हम क्लेम भी निकाल लेते। ठीक है? क्या यह क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? आर्यन क्लियर है? सोनाली इधर? हाँ जी, प्रतिष्ठा जी समझ में आ गया? हाँ जी मैम।
अगर हम ट्रांजैक्शन हटाते नहीं तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल ही ना पाए ना, क्योंकि वो 2,49,000 जो है इसमें 9,000 पे तो हमने 20% कमाया ही नहीं है, हमारा तो लॉस हुआ है। तो हम ये नहीं कर सकते कि 20 अगर नहीं होता लिखा तो 20% 240 से निकाल दे, प्लस जो हमें उस पे 65 9,000 प्रॉफिट हुआ उसको ऐड कर दे। 3,500 का, हाँ 2,500 का, 20%। हाँ तो वो भी कर सकते हो, करना क्यों है वैसे, मतलब अगर लिखा नहीं हो तो फिर यही चलेगा ना, अगर बारीक में ट्रांजैक्शन देखो मेरी बात समझो, जीपी जब भी आपको दिया होगा वो नॉर्मली मानना है, समझ में आ रही है? अगर बारिंग द ट्रांजैक्शन ना भी दे रखा हो, क्योंकि हमने स्टेप 1 में भी अजम्पशन नहीं थी कि जब हम जीपी कैलकुलेट करेंगे तो हम भी कौन सा करेंगे, नॉर्मली करेंगे ना, ठीक है ना, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके इंस्टीट्यूट की पुस्तक में ही आगे देखते हैं। पहले इसका सवाल का जवाब 12,500 है। इन्होंने दो मेथड कर रखे हैं, एक बारी स्टेटमेंट और एक बारी ट्रेडिंग अकाउंट अप्रोच। हम ट्रेडिंग अकाउंट अप्रोच ही लगा रहे हैं, थोड़ा समझ में ज्यादा आता है उसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ेंगे अब हम, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, सब लोग मेरे साथ पढ़ें। मिस्टर ए प्रिपेयर्स अकाउंट्स ऑन 30th सितंबर ईच ईयर। ये लो, ये अलग ही बात आ गई, ना फाइनेंशियल ईयर ना कैलेंडर ईयर, मेरी मर्जी, मां बिजनेस मां रूल्स, ठीक है ना। हम तो 30th सितंबर को क्लोज करेंगे, तो यानी इनका ईयर जो है वो कहां से कहां तक है, 1 अक्टूबर से लेकर 30th सितंबर तक है, ठीक है। बट ऑन 31st December 2001 फायर डिस्ट्रॉयड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज स्टॉक। समझ में आ रही है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक। स्टॉक एज ऑन 1 अक्टूबर 2001, यानी साल की शुरुआत में 29,700। परचेजेस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2001 टू 31st December 2001, यानी साल की शुरुआत से आग लगने की डेट तक की परचेजेस दे रखी है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 31st December 2001, 31st December इज द डेट ऑफ फायर, क्लियर है ना। तो साल की शुरुआत से लेकर आग लगने की डेट तक वेजेस दे रखी है, सेल्स दे रखी है साल की शुरुआत से आग लगने की डेट तक, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 33.33% ऑन कॉस्ट। If it is 1/3 of cost, it is 1/4 of sales. ये बात समझ में आती है ना? 1/3 of cost है तो 1/4 of sales होगा। नहीं समझ में आ रहा, x लगा के पता लगा लेना अपने आप, ठीक है। अब देखो, स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 3,000 वॉज सैल्वेज्ड। कितने का सामान बचा लिया हमने? 3,000 का। तो फिर इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज फॉर 25,000 एंड क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। सबसे पहले ये भी देखना है ना कि आपने ओवर इंश्योरेंस कराई है या अंडर इंश्योरेंस कराई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कह रहे हैं स्टॉक एट द बिगनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट। वो जो स्टॉक हमने लिखा हुआ है वो 10% कम है कॉस्ट से, तो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। क्यों करा हुआ है कम, क्या रीजन है? नहीं करना चाहिए, नॉर्मल रखो ना चीजें, तो हम बढ़ा देंगे। फिर अ प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड बाय फर्म्स ओन वर्कर, ही वॉज पेड ₹500 विच वॉज इंक्लूडेड इन वेजेस। बेटा इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट में ऐड होने चाहिए या अलग से एक्सपेंस बुक होने चाहिए? एसेट की कॉस्ट में ऐड होने चाहिए। चिचा ने क्या कर रखा है, वेजेस में इंक्लूड कर रखा है। रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी हमें, वो जो वेजेस का अमाउंट दे रखा है वो गलत दे रखा है, उसे ठीक करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं परचेजेस इंक्लूड द परचेज ऑफ प्लांट फॉर 5,000। अरे यार पागल अकाउंटेंट है यार, ये प्लांट परचेज किया और उसको किस में डाल दिया, परचेजेस में। परचेजेस में डालना होता है उसको, वो तो अलग एसेट बुक होता है, फिर हमें ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मेरे स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट जीपी। जीपी गिवन है, कितना गिवन है, 33% ऑन कॉस्ट यानी 25% ऑन सेल्स। स्टेप 2 क्या होता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट द डेट ऑफ फायर बाय प्रिपेयरिंग अ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। आइए बनाते हैं। रॉबिन एक काम कर, थोड़ा और उधर लेट जा, आराम से रिलैक्स कर बेटा, मैं तकिया भी मंगवा देता हूं, ठंड तो नहीं लग रही, थोड़ा कंबल वंबल
नहीं, चिलैक्स बेटा, नालायक। क्वेश्चन नंबर 2, आपकी बुक का इलस्ट्रेशन कौन से पेज नंबर का है? 10.10। वाह, पेज 10.10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्या बनाना है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में देखते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 29,700, लेकिन ये 10% कम है। यही बताया ना नीचे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया स्टॉक एट द बिगिनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन कॉस्ट, यानी ये 90% है। कह सकता हूं ये जो 29,700 है, जितना स्टॉक है ये उसका 90% है, तो हम 100% निकाल सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसके अंदर बेटा, 29,700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, ये आ जाएगा 33,000। क्लियर है? फिर यहां पे हमें क्या लिखना चाहिए, 2 परचेजेस। ठीक है, परचेजेस का अमाउंट देखो कितना, 75,000 का अमाउंट है, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि थर्ड पॉइंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि हमने 5,000 रुपए का प्लांट इसमें लिख दिया है, तो गलती करिए, उसको सुधारेंगे। 75,000 में से 5,000 माइनस करके 70,000 यहां परचेजेस में लिख देंगे। फिर हमें और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं, तो क्या लिखें, 2 वेजेस। अच्छा, वेजेस का अमाउंट देखते हैं, वेजेस कितनी है बेटा, 33,000 है, लेकिन कह रहे हैं कि 500 रुपए हमने एक लेबरर को दिए थे प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए। अकाउंटिंग वाइज बेटा प्लांट की इंस्टॉलेशन की वेजेस प्लांट में ऐड होनी चाहिए, वेजेस में नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं उसे माइनस कर दूंगा। तो यहां पे मैं 33,000 में से 500 माइनस कर दूंगा, तो यहां 32,500 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर यहां पे बाय सेल्स दे रखी हैं 1,40,000 की। क्या सेल्स में भी कोई लफड़ा है? सेल्स के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है? नहीं, तो यहां पे मैं 1,40,000 डायरेक्ट लिख देता हूं, और यहां पे 2 GP वो सेल्स का 25% आ जाएगा। इतना तो बेटा पता है ना, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, 33.3333% ऑन कॉस्ट है, यानी 1/3 ऑन कॉस्ट है। अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है, इसका मतलब 1/4 ऑन सेल्स है, ये पता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 1/4 ऑफ सेल्स है, यानी 140 का 1/4 यानी 25%, 35,000, ये 140 इंटू 25%। अच्छा, अब बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, 30,500। ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। कैलकुलेशन ठीक करिए ना बेटा, विश्वास कर रहा हूं बेटा मैं तुम पर, मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है, आई एम सॉरी। नहीं, ऐसे कैसे आंसर देखें। अच्छा सुनो गाइज, यहीं पे एक कंक्लूजन लेते हैं। आपने इंश्योरेंस कितने की कराई है? आपने इंश्योरेंस कितने की कराई है? 25,000। जिस दिन आग लगी आपके पास कितने रुपए का सामान था? 30,500। आपने इंश्योरेंस ठीक कराई है कि कम कराई है? कम कराई है ना, और एवरेज क्लॉज है ना, तो लगेगा। ठीक है, अभी क्या निकालते हैं, अभी निकालते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय फायर है। तो यहां पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास कितने का सामान था? 30,500। ये हमने कैलकुलेट किया है। फिर इसमें से लेस करेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक सैल्वेज्ड। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने का स्टॉक सैल्वेज किया है, 3,000 का लिखा है ना, यहां पे स्टॉक टू द वैल्यू ऑफ 3,000 वाज सैल्वेज।
तो यहां पे आपने 3000 का स्टॉक सैल्वेज किया है, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट कितना आ जाएगा? 27,500। समझ में आ रही है? अब मेरे को एक बात बताओ, 27,500 का क्लेम मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अंडर इंश्योरेंस है ना। आप बेटा, अभी तो मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आपने बड़े सुंदर शब्दों में एग्जामिनेशन में लिखना इसके बाद कि सिंस द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर इज 30,500 है। क्या लिखना है? सिंस द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर इज 30,500 बट द सम इंश्योर्ड इज 25,000, इट इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। आप पूरी बेटा बात कहोगे एग्जामिनर से, समझ में आ रही है? ऐसे ही सिर्फ क्वेश्चन टक 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 सॉल्व करके मत आ जाना, थोड़ी अपनी बात भी तो रखना, बताना भी तो सही कि ये केस, एटलीस्ट इतना तो लिख देना, इट इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। और अगर समय लगे तो ये भी लिख देना अंडर इंश्योरेंस क्यों है, क्योंकि भाई जिस दिन आग लगी थी 30,500 का सामान पड़ा था तेरे पे, और तुमने इंश्योरेंस कितने की कराई? 25 कम इंश्योरेंस कराई। उसके बाद लिखो एडमिसिबल क्लेम इज इक्वल्स टू नेट लॉस मल्टीप्लाइड बाय सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट। कितना आ गया? 22541। अप्रोक्सीमेशन ठीक करिए, डेसिमल में क्या आ रहा था? 225.98 आ रहा था, तो ठीक है। 22540.98 आ रहा था, तो ठीक है। क्लियर है? 22541। अब हमें इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देगी? 22,541, जबकि मेरा लॉस 27,500 रुपए का है। मेरा लॉस इतना है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी मुझे इतने पैसे देगी नहीं, क्योंकि मैंने अंडर इंश्योरेंस कराई है। अच्छा सुनो गाइस, क्वेश्चन में लिखा होता है एवरेज क्लॉज नहीं है, तो कितने रुपए मिलते हैं? 25। लॉस तो 27,500 का था, मैं मानता हूं, लेकिन सम इंश्योर्ड कितना था? 25 ना। तो फिर आपको तो मैंने बताया, अगर एवरेज क्लॉज नहीं है, अगर ओवर इंश्योरेंस है, तो फिर कितना रुपया मिलता है? अमाउंट ऑफ सम इंश्योर्ड और अमाउंट ऑफ लॉस, विच एवर इज लेस। आंसर चेक करें जरा, देखो आंसर यही है, 22,541 रुपए। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ, सबको पता है ना कि इंटरनेट से ये कैसे निकालते हैं? नोट्स निकाल सकते हो सब लोग कि नहीं आईसीआई की वेबसाइट से? तो बेटा उसके बाद अब आपने क्या करना है, मैं देख लेता हूं इसमें कुछ उल्टी सीधी हरकत तो नहीं है। आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 होमवर्क में करके आओगे। इज दैट क्लियर गाइस? आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है भाई? 10.11 10.11 ICAI स्टडी मटेरियल। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है कहां से मिलता है, आप ICAI.org पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद BOS नॉलेज पोर्टल, उसके बाद बेटा कौन से लेवल पे आ गए हो? इंटरमीडिएट। उसके बाद बेटा पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, और उसके बाद स्टडी मटेरियल आप करोगे, फिर उसमें चैप्टर नंबर 10 ढूंढ के आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आज की क्लास में समझ में आया बेटा जो हमने पढ़ा? कैसा लग रहा है ये चैप्टर? आसान लग रहा है? बेटा अपने दिल पे हाथ रखो और अपने आप से सवाल पूछो, क्या जिंदगी इतनी ही आसान है? इस चैप्टर में है। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।